गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर बेस्ट। माय नेम इज़ दीक्षित कालरा. माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826. आई एम रनिंग माय ओन इंस्टीट्यूट ऑन द नेम ऑफ कालरा इंस्टीट्यूट इन राजपुरा. ओके, अगर आपने मेरी कभी भी कोई लाइव क्लासेस लेनी हो तो आप मुझे इंस्टा की आईडी पर फॉलो कर सकते हैं. मेरी इंस्टा आईडी है कालरा इंस्टीट्यूट 2016 के ALRA कालरा INSTITUTE 2016 कालरा इंस्टीट्यूट 2016. अगर आपको कोई छोटा सा नॉर्मल कोई भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, नॉट ओनली इन इनकम टैक्स, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो. माय व्हाट्सअप नंबर एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज़ सेम नंबर. माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 8568000826. ओके. अगर आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो कि आपको पूरी की पूरी क्लास देखनी है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो. मेरा यूट्यूब चैनल है कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से, या कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से सर्च कर लो या दीक्षित कालरा के नेम से कर लो. दीक्षित कालरा में क्या होगा? DIXIT दीक्षित के ALRA कालरा, दीक्षित कालरा के नेम से, या कालरा इंस्टीट्यूट के ALRA कालरा INSTITUTE कालरा इंस्टीट्यूट के नेम से आप सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, उसमें सारी की सारी आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड तो अभी मैंने सारे अपलोड कर दी और धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस बीच में अपलोड करता हूँ डेली की, तो आप उसमें सारी क्लासेस मेरी लगा सकते हो. ओके, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जो मेरी जो लास्ट क्लासेस हैं, लास्ट की 2 क्लासेस प्रोसीजर फॉर असेसमेंट की. प्रोसीजर फॉर असेसमेंट में क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि असेसमेंट होती क्या है. ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, असेसमेंट करने का प्रोसीजर क्या है. ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट पढ़ा था हमने फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कौन कौन लायबल है रिटर्न फाइल करने के लिए. क्लियर. उसके बाद हमने पढ़ा था उसकी ड्यू डेट्स. उसकी ड्यू डेट्स क्या हैं, मतलब हमने जो रिटर्न फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट्स क्या हैं, मतलब कितने टाइम में हमने ये रिटर्न फाइल कंप्लीट करनी है, मतलब उसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या है. क्लियर. नेक्स्ट पढ़ा था हमने रिटर्न ऑफ लॉस, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्राइब फॉर्म हमने पढ़े थे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जरूरी होते हैं. ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न, इनकम्प्लीट रिटर्न हमने पढ़ ली, पैन की डेफिनेशन पढ़ ली. ठीक है, उसके बाद हमने ई फाइलिंग भी पढ़ लिया था. ठीक है, हमने कंसेप्ट स्टार्ट किया था प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट. प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था. कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट अंडर सेक्शन 140A. 140A में हमने सेल्फ असेसमेंट का टॉपिक पढ़ लिया था. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बीकॉम में जो 10 मार्क्स का आता है वो क्वेश्चन मोस्टली जो आता है प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट पे आता है. ठीक है, इसमें हमने सारे ये पॉइंट्स लिखने हैं. पहला तो आएगा सेल्फ असेसमेंट. ठीक है, दूसरा आएगा इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट. इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1. होता क्या है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट में? नाम से ही मेंशन है कि असेसमेंट करने से पहले. असेसमेंट क्या मतलब है? अगर हम खुद करते हैं दैट इज़ अ सेल्फ असेसमेंट. जो AO करता है वो असेसमेंट बाय AO होता है. मतलब कि AO ने अगर हमारी असेसमेंट करनी है तो उसमें वो क्या करेगा? असेसमेंट करने से पहले वो ये डिसीजन लेता है कि क्यों ना पहले इंक्वायरी की जाए. इंक्वायरी इन द सेंस कई बार AO को भी डाउट हो सकता है कि AO की भी गलती हो सकती है, तो वो क्या करता है? पहले इंक्वायरी कर लो, क्या पता AO ही मिस्टेक पे हो. तो AO क्या करता है? उसकी ना प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी करता है. इंक्वायरी में क्या होता है? वो उनसे बुक्स मंगा सकता है. किससे? SSC से, जिसकी वो असेसमेंट कर रहा है. SSC से बुक्स मंगा सकता है. क्लियर है. डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, जो उसको रेलिवेंट लगते हैं डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, उसकी डिमांड कर सकते हैं कि आप मुझे ये शो कर. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या देखता है? अगर उस पर्सन ने रिटर्न फाइल कर रखी है तो रिटर्न फाइल कर रखी है, या रिटर्न फाइल नहीं की तो उस केस में कैसे हमने असेसमेंट करनी है. तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी बुक्स और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर तरीके से चेकिंग करके तब ही असेसमेंट करेगा. तब इसको इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट कहते हैं कि असेसमेंट करने से पहले एक बार इंक्वायरी करेंगे, क्या पता असेसी ठीक हो. तो एक बार असेसमेंट होगी तो उसका नोटिस चला जाएगा, तो पहले वो प्रॉपर तरीके से बुक्स और सारे डॉक्यूमेंट्स डिमांड करके मंगा लेता है और उसको प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है. क्लियर है. इनको एक बार मैं आपको रीड करा देता हूँ इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट होता क्या. ठीक है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट की डेफिनेशन करा देता हूँ. उसमें प्रोविजंस होते हैं इसके 142A के, कि अगर कोई भी इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे कैसे असेसमेंट होती है, वो टोटली मैं आपको एक बार पूरा का पूरा रीड करा देता हूँ. क्लियर है. एक बार रीड करा रहा हूँ मैं, देख लो.
सबसे पहले क्या इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, असेसमेंट से पहले इंक्वायरी करना। 142 सबसेक्शन 1 द एओ असेसिंग ऑफिसर मे बी इंटरेस्टेड टू गो थ्रू सर्टेन बुक्स और डॉक्यूमेंट्स विच ही मेड डिज़ायरेबल बिफोर फाइनलाइजिंग द असेसमेंट। Section 142 gives power to the assessing officer to make this assessment and to issue a notice under section 142 subsection 1। ठीक है, उसके अगेंस्ट फिर नोटिस भेज देता है असेसमेंट करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद। वेयर सच पर्सन हैज़ फेल्ड टू फाइल रिटर्न विद इन टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और बिफोर द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट करने के लिए क्या करता है वो, उसकी असेसमेंट करता है अगर जो ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं कर सके या असेसमेंट ईयर ख़त्म होने तक भी उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की। दी असेसिंग ऑफिसर कैन ऑर्डर टू दी असेसी, असेसिंग ऑफिसर असेसी को ऑर्डर दे सकता है टू प्रोड्यूस सच बुक्स, बुक्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, अकाउंट्स के लिए कर सकता है, और डॉक्यूमेंट जो उसको रेलिवेंट लगते हैं तो वो असेसिंग ऑफिसर को शो करने के लिए, असेसी को वो शो करने के लिए बोल सकता है। दी असेसिंग ऑफिसर में रिक्वायर इन राइटिंग एंड वेरीफाइड इन दी प्रिस्क्राइब्ड मैनर और सच मैटर इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। और असेसिंग ऑफिसर क्या है, असेसिंग ऑफिसर असेसी से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में सब कुछ इन रिटर्न अटेस्ट करवा के, साइन करवा के रिटर्न में ले सकता है असेसी से उसकी एसेट्स और लाइबिलिटी की डिटेल। ठीक है, प्रॉपर डिटेल इन वेरीफाइड फॉर्म, मतलब उसे साइन करा के। क्लियर है। नेक्स्ट आता है दी AO shall not require production of books of accounts for more than 3 years prior to the previous year। मतलब जो असेसिंग ऑफिसर है वो बुक्स अगर 3 साल से ज़्यादा के जो बुक्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, नहीं मंगा सकता। बट दिस लिमिट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बुक्स के लिए एप्लीकेबल है 3 साल, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वो मंगा सकता है। इन केस द असेसी हैविंग रिगार्ड to the nature and complexity of accounts of the assessee and in interest of the revenue department and with the previous approval of the commissioner, direct the assessees to get the accounts audited by an accountant। इसमें क्या, अगर असेसिंग ऑफिसर को कोई दिक्कत लगती है कि अकाउंट बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, उसको प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहा, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसकी ऑडिट करवा सकता है। प्रोविज़न ऑफ, मतलब खुद नहीं कराएगा, उनको बोलेगा ऑडिट कराने के लिए, तो ऑडिट हो जाएगी। प्रोविजंस क्या 142A के, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के। रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, मतलब उसको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है कोई एसेट्स लाइबिलिटीज़ में, तो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। ठीक है, मतलब असेसिंग ऑफिसर अगर उसको वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा तो वैल्यूएशन ऑफिसर को सेंड कर देगा। दी सर्कमस्टांसिस इन विच द AO में थिंग्स फिट, जिस सर्कमस्टांसिस में AO को जो सही लगता है वो कर देगा। द वैल्यूएशन ऑफिसर हैव ऑल पावर दैट ही हैज़ अंडर सेक्शन 30। वेल्थ टैक्स में जो पावर्स वैल्यूएशन ऑफिसर को, वो सारी की सारी इसमें भी दे रखी हैं। The valuation officer shall estimate the value of asset after taking the evidence, assesses and giving an opportunity of being heard। जो वैल्यूएशन ऑफिसर है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद और एसएससी की हर बात सुनने के बाद ही डिसीजन लेता है और अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। द वैल्यूएशन ऑफिसर में गिव हिज बेस्ट जजमेंट इफ द एसएससी डज नॉट कोऑपरेट विद द डायरेक्शन। अगर जो वैल्यूएशन ऑफिसर को डायरेक्शन देता है कि उनको बुक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर असेसी नहीं देता तो अपनी मर्जी से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। द वैल्यूएशन ऑफिसर शैल सबमिट रिपोर्ट टू असेसिंग ऑफिसर। जो वैल्यूएशन ऑफिसर है अपनी रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कर देता है। ठीक है। द असेसिंग ऑफिसर शैल मेक एन असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट गिवन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर। जो असेसिंग ऑफिसर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है किसके बेस पे करता है वो, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर के बेस पर। वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी सर्टिफिकेट या कोई भी जो रिपोर्ट तैयार कर दे उसी के बेस पे AO अपना डिसीजन दे देता है। क्लियर है। क्लियर है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल्ड और समरी असेसमेंट। हमने कोई रिटर्न फाइल की है, ठीक है, उसके बेस पे हमारी असेसमेंट होना, ठीक है। ये समरी असेसमेंट, ये उसको समरी असेसमेंट भी बोलते हैं, मतलब होल सारी की सारी टोटल मिला के असेसमेंट। हमने रिटर्न फाइल कर दी, उसके बेस पे असेसिंग ऑफिसर अपनी असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं जो भी है। इसमें ये नहीं कि हमारे अगेंस्ट नोटिस ही आएगा। असेसमेंट का मतलब होता है प्रॉपर चेकिंग करना, ठीक है। असेसमेंट को ऐसे मत समझना कि आपके अगेंस्ट कोई नोटिस ही आ रहा है। इसमें क्या है, सिर्फ वो चेकिंग करते हैं, अगर दिक्कत है तो ही नोटिस आएगा अंडर सेक्शन 156 में। क्लियर है। इसमें अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल्ड और समरी असेसमेंट एटसेट्रा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1।
व्हेन अ रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड, जब रिटर्न फाइल हो रखी होती है उस केस में क्या होता है? सबसे पहले क्या है, उसमें असेसिंग ऑफिसर जो असेसमेंट कर रहा है उसमें क्या करेगा, उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर में क्या होता है, कोई क्लैरिकल मिस्टेक होगी या कुछ रिटर्न में मिस्टेक होगी, देन वो चेक करके सही कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट एनी इनकरेक्ट क्लेम, आपने एक्स्ट्रा रिफंड क्लेम कर रखा है या लॉस एक्स्ट्रा दिखा रखा है तो उसको ठीक करता है। एनी लॉस इफ़ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, अगर कोई भी लॉस हमने शो किया रिटर्न में लेकिन रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी गया है तो उस केस में जो उसको सही लगेगा वो कर देगा। नेक्स्ट डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन ऑडिट रिपोर्ट में कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो डिसअलाउड है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वो डिसअलाउड एक्सपेंडिचर को डिसअलाउड कर देगा, मतलब आपको खर्चा क्लेम नहीं करना है, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डिसअलाउंस ऑफ ऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA to 80IE इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रखी है तो आपको 80IA से लेके 80IE की डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ इनकम अपियरिंग इन द फॉर्म 26AS 16A हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग इनकम। अगर इसमें क्या होता है, अगर मान लो कि कुछ ऐसी इनकम्स है जो आपने शो नहीं कर रखी लेकिन 26AS के अकॉर्डिंग जो TDS का फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम और भी है, तो अगर आपने नहीं दिखा रखी तो वो इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है देयर विल बी नो एडजस्टमेंट हैज़ गिवन अबाउ विदाउट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसमें क्या है, कोई भी एडजस्टमेंट ऐसे नहीं की जाएगी, पहले असेसी को एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब उसकी सुनवाई को मौका मिलेगा, उसको अपने व्यूज़ रखने का मौका मिलेगा, उसको एक अपॉर्चुनिटी का अवसर दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसको दिया जाएगा उसने 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो भी रीज़न है वो बता दिया, ठीक है, अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर अपनी असेसमेंट कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट होता है इफ एनी टैक्स ऑफ इंटरेस्ट इज फाउंड ड्यू देन द AO शैल सेंड एन इंटीमेशन टू द असेसी थ्रू द नोटिस ऑफ डिमांड। अगर कोई मान लो कि उसका टैक्स बन जाता है, किसका, असेसी का, उसने असेसी पहले जब रिटर्न फाइल की उस टाइम उसका कोई भी टैक्स नहीं बना था लेकिन अब उसका टैक्स बन गया, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में वो इंटीमेशन भेज देगा किसको, असेसी को, कि आपका टैक्स ड्यू है, प्लीज़ सबमिट एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर। एक लास्ट डेट वैसे दे देते हैं, इस डेट तक आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जितना जल्दी पॉसिबल हो हमें पे करना चाहिए। क्लियर है। इफ़ एनी रिफंड इज ड्यू देन इट शैल बी ग्रांटेड टू दी असेसी। अगर आपका कोई रिफंड बन जाता है असेसमेंट में, कई बार क्या होता है हमने टैक्स कैलकुलेट गलत कर दिया, हमने टैक्स ज़्यादा बना दिया, हमने ज़्यादा पे कर दिया, तो मान लो ये असेसमेंट में क्या आपका टैक्स कम हो गया, ठीक है, आपका टैक्स कम हुआ, वो जो टैक्स आपका बच गया वो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपको रिफंड कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट होता है एन इंटीमेशन शैल बी सेंड टू द असेसी इफ लॉस डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न इज एडजस्टेड विद द इनकम एंड दिस इज देयर इज नो टैक्स और रिफंड। कई बार क्या होता है आपको इंटीमेशन भेजिए, कई बार आपका कुछ ऐसा रिफंड होता है, आपने रिफंड क्लेम कर रखा होता है लेकिन आपका दूसरी जगह टैक्स बन जाता है, तो उसमें क्या होता है वो आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको इसकी इंटीमेशन जरूर भेजते हैं असेसिंग ऑफिसर। क्लियर है। ये होगी हमारी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल्ड। इसमें जो एरर होती है, अरिथमेटिकल एरर, डिसअलाउंसेस, ये सब कुछ ठीक कर देता है। अरिथमेटिकल एरर हो गया, इनकरेक्ट क्लेम हो गया, ये सारी की सारी जो भी रेक्टिफिकेशन होनी है वो हो जाता है। अगर रिफंड बनता है रिफंड मिल जाएगा, टैक्स बनता है तो आपके अगेंस्ट नोटिस आ जाएगी, आप ये टैक्स पे कर दो। अगर आपने रिफंड क्लेम कर रखा है और आपका वहाँ पे टैक्स बन गया असेसमेंट में, तो आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगी, इससे रिलेटेड आपको इंटीमेशन आ जाएगा। लेकिन कोई भी असेसमेंट ऐसी नहीं होगी, आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, मतलब असेसी को एक सुनवाई का मौका जरूर मिलेगा, ठीक है। वो 30 डेज़ के लिए मिलता है, 30 डेज़ में अगर आपने कर दिया ठीक है, अदरवाइज असेसिंग ऑफिसर अपने तरीके से असेसमेंट कर देगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। हमने असेसमेंट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी करके असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी करके उसके बेस पे असेसमेंट करनी है। ये आपको पूरा का पूरा मैं रीड कराता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा, ठीक है। ये पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं सारा का सारा क्लियर कर दूँगा। क्लियर है। सबसे क्या असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी, कंपल्सरी सर्विस ऑफ नोटिस, कंपल्सरी सर्विस ऑफ नोटिस। द असेसिंग ऑफिसर शैल सर्विस इन नोटिस विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विद द रिटर्न फाइल। जिस ईयर में हमने रिटर्न फाइल किया उसके एंड होने के 6 महीने, मतलब असेसमेंट ईयर जो होता है उस असेसमेंट ईयर में ही रिटर्न फाइल करते हैं। असेसमेंट ईयर के एंड होने के 6 महीने तक, एंड होने मतलब 31 मार्च को हमारा ख़त्म हो रहा है तो उसके 6 महीने तक नोटिस भेज सकते हैं।
कंपल्स असेसमेंट आफ्टर रिसीविंग एविडेंस, द असेसिंग ऑफिसर में मेक असेसमेंट और रिजेक्ट द क्लेम्स आफ्टर रिसीविंग सच एविडेंस। अगर उसको कोई एविडेंस मिलता है तो उस केस में वो असेसमेंट कर सकता है, और अगर हमने कोई क्लेम कर रखा है रिफंड वगैरह वो ख़त्म भी कर सकता है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, टाइम लिमिट क्या है कंप्लीशन असेसमेंट कंप्लीट करने की। दी असेसमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट, जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने के 2 साल, वो एंड हुआ उसके 2 साल तक, मतलब मान लो 31 मार्च 2018 को ख़त्म हो रहा है तो 31 मार्च 2020 तक हम असेसमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, अगर कोई टैक्स बन रहा है तो उसको रेगुलर टैक्स के साथ हमने एडजस्ट कर देना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना। ये आपकी होगी असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। हमने इसमें 3 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले हमने कवर किए इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, ये प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट में ही आता है। पहला आता है उसमें सेल्फ असेसमेंट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, ये हमने अब पढ़ लिया कि असेसमेंट से पहले इंक्वायरी करना, ये दूसरा टॉपिक है, 3 नंबर में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल्ड, रिटर्न फाइल किया और समरी असेसमेंट, उस बेस पे हमने कैसे अपनी असेसमेंट करनी, मतलब असेसिंग ऑफिसर ने कैसे असेसमेंट करनी है, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा है असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी, क्लियर है। अब हमारा इस चैप्टर में प्रोसीजर फॉर असेसमेंट में एक ही टॉपिक रह गया। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक रह गया जो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में 6th सेमेस्टर में होता है। ठीक है, आपका एक टॉपिक रह गया बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।